नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज वन इंडिया। ये है लीजेंड लाइव विद डीजे और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डीजे, बोले तो डॉक्टर दिग्विजय सिंह, जिसके आने से म्यूजिक में डूब जाती है आपकी हर सुबह और हर शाम। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उस म्यूजिक डायरेक्टर का नाम। वो इसलिए क्योंकि उसे तो हम आपके पास लेकर आ रहे हैं अब से थोड़ी ही देर में। वो क्या है ना कि लॉकडाउन की वजह से जब हमारा उनकी दर पर जाना मुमकिन नहीं हुआ तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि तू ना आया तो क्या हुआ, हम चले आए, तेरी दर पर सनम चले आए। जी हां, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूं भारतीय फिल्म जगत के मजबूत हस्ताक्षर म्यूजिक लीजेंड जाने माने संगीतकार अनु मलिक साहब की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनु जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर आपका। डीजे साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो अनु साहब हमारे साथ आ चुके हैं, इनके साथ बातों का सिलसिला निकलेगा तो बातें जो है ना वो बहुत दूर दूर तक जाएंगी। कुछ किस्से होंगे, कुछ नगमे होंगे, कुछ तराने होंगे, कुछ आपकी फरमाइशें होंगी और अनु साहब के ढेर सारे फसाने होंगे। लेकिन उससे पहले संगीत जगत की इस महान हस्ती को, न्यूज वन इंडिया परिवार का एक सैल्यूट। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट पहले ये देखते हैं। अनु मलिक फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। एक के बाद एक हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन और सुपरहिट गाने देने वाले म्यूजिक लीजेंड का नाम है अनु मलिक। और लीजेंड का एरा होता है, उस एरा में लीजेंड अपने अपने क्षेत्र में एक छत्र राज करते हैं। अनवर सरदार मलिक उर्फ अनु मलिक, जन्म 2 नवंबर 1960, स्थान पंजाब। पिता खुद भी एक संगीतकार थे, सो बेटे में भी संगीत के गुण होने लाजमी थे। और जब संगीत खून में हो और आदमी करना वही चाहता हो तो फिर छोटी उम्र कभी आड़े नहीं आती, आई भी नहीं। अनु मलिक को म्यूजिक में लीजेंड बनना था और इसकी शुरुआत 7 साल की उम्र से ही हो गई। मलिक ने अपने पिता के साथ गीत संगीत की हर छोटी बड़ी बारीकियां बड़े ही चाव से सीखा। अनु मलिक की शादी अंजू मलिक से हुई। उनकी 2 बेटियां हैं। 2, 3, 4 मेरे सारे इम्तिहानों का जवाब तू। मलिक ने अपने करियर की शुरुआत साल 1977 में फिल्म हंटर वाली से की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया। साल 1993 में अनु मलिक को हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म बाजीगर से मिली। लोगों ने खूब सुना, खूब सराहा और फिर अनु मलिक हिट मशीन बन गए। ऐ जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। अब गाने सुने गए, म्यूजिक अच्छी हो, लोग सराह रहे हो तो अवार्ड मिलने भी लाजमी है। 1994 अनु मलिक ने फिल्म बाजीगर के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अवार्ड जीता। 2001 रिफ्यूजी के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता। 2005 मैहूना के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अवार्ड जीता। अनु मलिक ने जी सिने अवार्ड भी जीता। 2005 में मैहूना फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड जीता। 2016 में दम लगा के हंसा के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का भी जी सिने अवार्ड जीता। मलिक स्टार स्क्रीन अवार्ड से भी नवाजे गए। 2004 में स्टार स्क्रीन अवार्ड जीतकर विशेष सम्मान प्राप्त किया। 2005 में फिल्म मैहूना के सर्वश्रेष्ठ
संगीत निर्देशक के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड जीता। Take it away, Al D'Souza. गाने को कैसे हिट बनाना है अनु मलिक बखूबी जानते हैं। अनु मलिक ने बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद छोटे पर्दे पर भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी। अनु मलिक के गानों की विशेषता यह है कि वह अपने म्यूजिक में तबला का उपयोग करते हैं। तो ये महान हस्ती इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ वन इंडिया परिवार के साथ मौजूद है। अनु साहब, कोरोना का माहौल है, लॉकडाउन का माहौल है, कोरोना का डर है, फिल्म इंडस्ट्री को बैक टू बैक शॉक लग चुके हैं, दो बड़े बड़े शॉक लग चुके हैं, सब कोई डिस्टर्ब है, हर दिमाग में निगेटिविटी आ रही है। ऐसे में दिमाग को पॉजिटिव करने के लिए अपने तजुर्बे की लाइब्रेरी से निकालकर कुछ पॉजिटिविटी लाने वाली किताबें तो आपने जरूर पढ़ी होंगी। तो ये बताएंगे हमारे अपने फैंस को कि ये जो माहौल है, जो वक्त है, इसके चेहरे पर क्या क्या लिखा है। सबसे पहले तो मेरे देखने वाले सुनने वाले साहब जितने भी हैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। दिग्विजय जी, आपको भी नमस्कार। इंसान को पॉजिटिव इसलिए रहना चाहिए, आप जानते हैं कि जो महामारी चल रही है इसमें अगर आप और डर जाएंगे तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। मैं संगीतकार हूं, मैं अपने संगीत में खोया रहता हूं और मैं हर वक्त यही सोचता हूं कि मैं ऐसा कौन सा गाना बनाऊं या ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरी जनता खुश हो। 1977 का जो आपने जिक्र किया है, उस वक्त मेरी उम्र थी 14 साल, 14 या 15 साल का था जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया। वहां से लेकर आज तक मैं यही सोचता आया हूं कि अपनी जनता को खुश कैसे करूं। और आज भी जब इस महामारी में हम सब घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, तो मैं यही सोचता हूं कि मैं कोई ऐसा गाना क्या बनाऊं जिससे मेरी जनता बोले कि हमें डिप्रेशन हमारा दूर हुआ। हाल ही में मैंने एक गाना बनाया जो मैं गुनगुनाना चाहता हूं आपके जी लिए, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल। जिससे आपको अंदाजा होगा कि मेरे जहन में क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब मैंने ये गाना बनाया, गीत बनाया। मेरी पत्नी अंजू, मेरी बेटियां अनमोल अदा, मेरी पत्नी सारस्वत ब्राह्मण लड़की है, और वो आई, देखा कि मैं जरा अपसेट नजर आ रहा हूं। उन्होंने पूछा मुझे क्या बात है। मैंने कहा कि अगर मैं इतना डिप्रेस हूं या मुझे इतनी तकलीफ है या घबरा रहा हूं, हम सब, तो जो आम हमारी जनता है वो भी तो घरों में बैठी हुई, वो भी तो सोच रही होगी कि कल क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, ये बीमारी हमें ना लग जाए। बहुत से सवाल आते हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल, क्रिएटिव। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक मुखड़ा आया कि तू क्यों डरा डरा है, तू क्यों डरी डरी, हैप्पी हैप्पी रहने का प्लीज डोंट वरी। और मैंने एक ट्यून बनाना शुरू किया, ऐसे ही गा रहा था, ऐसे कुछ करते करते मैंने कुमार, मेरे लिरिक राइटर को फोन किया। मैंने कहा, कुमार जी, ये मेरे दिमाग में लाइन आई, कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगी उनको। उन्होंने बोला इसको छेड़ो मत, मैं गाना भेजता हूं। उन्होंने गाना भेजा, मैंने पूरा गाना बना दिया। अब आप सोचिए, मैं घर में जहां आपसे मैं बातें कर रहा हूं, मैंने बहुत से इंटरव्यूज यहीं दिए, यहीं बैठे बैठे मैंने गाना बनाया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अपने साउंड अरेंजर से बात की, व्हाट्सएप पर बातें की, ईमेलिंग किया। पूरा गाना हमने टेक्नोलॉजी के जरिए बिना घर से निकले हमने बनाया। जहां मेरी बेटियां अनमोल अदा ने मेरा साथ दिया, उन्होंने पूरा गाना मुझ पर शूट किया। पता क्या करते थे वो, हर दिन मैं उठता हूं तो अपना बिस्तर बनाता हूं, कभी झाड़ू लगा देता हूं, चाय बना लेता हूं, बहुत सी चीजें करता हूं। वो सब शूट करके उन्होंने उसको एडिट करके हमने वीनस कंपनी को भेजा और आज ये गाना लोकप्रिय हो गया है। मैं कुछ चंद इसकी लाइनें सुनाना चाहता हूं। जी बिल्कुल सर। आपने सवाल किया था कि आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हैं। मैं इसी तरह अपने आप को पॉजिटिव रखता हूं, और गाना सुनिए। रब देख तेरा बंदा परेशान है, दिल डिप्रेस है, आफत में जान है। वो रब देख तेरा बंदा परेशान है, दिल डिप्रेस है, आफत में जान है। प्लान किसी का ना विधि का विधान है, ना इलाज ना कोई समाधान है।
प्रभु कुछ करेंगे, हम ऐसे न मरेंगे, प्रभु कुछ करेंगे, हम ऐसे न मरेंगे, तू क्यों डरा डरा है, तू क्यों डरी डरी, हैप्पी हैप्पी रहने का प्लीज डोंट वरी, तू क्यों डरा डरा है, तू क्यों डरी डरी, हैप्पी हैप्पी रहने का प्लीज डोंट वरी, हैप्पी हैप्पी रहने का प्लीज डोंट वरी, तू क्यों डरा डरा है, तू क्यों डरी डरी, रब देख तेरा बंदा परेशान है, दिल डिप्रेस है, आफत में जान है। आज ये गाना 1 मिलियन के वहां तक पहुंच चुका है, इतना चल रहा है गाना ये। अनु साहब, वाकई हैप्पी हैप्पी रहने का ये बात तो सही है, लेकिन आज से उस समय के दौर में जाते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, फिल्मी लैंग्वेज में कहें, जब फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं कि आउटसाइडर्स को बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया जाता। आउटसाइडर में दर्शकों को बता दूं, मतलब जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड बॉलीवुड में नहीं है, आउटसाइडर्स को आप म्यूजिक लीजेंड सरदार मलिक साहब के बेटे हैं, तो जब 16-17 साल, आपने 14-15 साल का की उम्र में आपने एंट्री की, 14-15 साल का अनु मलिक जब इंडस्ट्री में गया, तो अपने फादर के नाम का उसको कितना फायदा मिला? और क्या कई कई बार होता है कि पेरेंट्स का दबाव भी होता है, परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो उसका प्रेशर भी पड़ता है। तो अपने फादर के नाम का कितना फायदा मिला और कितना प्रेशर बढ़ा आपके ऊपर उस दौर में? डीजे साहब, मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं, मेरे फादर श्री सरदार मलिक साहब, उनका जन्म कपूरथला पंजाब में हुआ, और उनके जो गाने थे बड़े लोकप्रिय थे। सारंगा तेरी याद में, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं गरीबों का दिल हूं वतन की जुबां, या फिर ऐ गम दिल क्या करूं, मैं वैसे तो दिल क्या करूं, बहुत से ऐसे गाने, हाँ दीवाना हूं मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूं मैं। लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, मेरे पिता के पास कोई काम था ही नहीं। आपने सवाल किया कि आउटसाइडर को चांस मिलता नहीं है, मैं तो बचपन से आउटसाइडर ही था। मैं बताता हूं कैसे। मेरे पिता जो इतने टैलेंटेड थे, उनको काम नहीं था। मैं उनकी तकलीफ देखता था और चुपचाप रोता था, एक्चुअली तकलीफ में था, और मुझे पता था उनको दुख बहुत है, कोई निर्माता नहीं, निर्देशक नहीं। वहीं से मुझ में हिम्मत जागी है, मुझे अपने परिवार का नाम आगे लेके जाना है। और आपने पूछा पिताजी के नाम से आपको कितना फायदा हुआ। एक बार हमने अपने पिताजी से कहा किसी से मिला दीजिए, उन्होंने पिताजी का नाम सुनकर मुझे 1 कप चाय पिलाई थी बस। 1 कप चाय के अलावा मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने जो कुछ किया है अपनी मेहनत पर किया है, और ये जज्बा हर हिंदुस्तानी में होता है। आज भी मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तानी मेहनत से डरता नहीं है। हेलो जी बिल्कुल, सही बात है कि 1 कप चाय का फायदा मिल जाता है, लेकिन उसके आगे जो करियर है वो आपको खुद अपने टैलेंट पे लेके जाना होता है। और आपका टैलेंट ऐसा हाँ, था नहीं कि तो आपने रफ़ी साहब ने, लता जी ने, किशोर दा ने आपके लिए आपकी धुनों को आवाज़ दी, और आज मोनाली ठाकुर और पापोन जैसे जो आज के सेंसेशंस हैं, ये आपकी गानों को गा रहे हैं। कितना अंतर देखते हैं आप उस दौर में और अब के म्यूजिक में, और जो टैलेंट है म्यूजिक का, उसमें कितना बदलाव आया? देखिए, जब हमने काम शुरू किया था उस वक्त पंचम दा, आर.डी. बर्मन साहब, जिनको मैं बहुत मानता हूं, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, बहुत ऊंचे कंपोजर्स, बहुत बड़े कंपोजर्स हैं। उससे पहले मैं जब छोटा था, मैं शंकर जयकिशन साहब को बहुत सुनता था। लेकिन जब मैं स्ट्रगल करने आया तो ये दिग्गज के सामने खड़ा हो गया मैं, और बड़ा मुश्किल था इनके सामने काम मिलना। टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो जमीन और आसमान का फर्क आया उस जमाने से लेकर आज तक। पहले हम लाइव म्यूजिक करते थे, आज आप देखिए तो न्यूएंडो, क्यूबेज, लॉजिक पर हम काम करते हैं। सिंगर्स, मैंने लता जी के साथ काम किया है, रफी साहब के साथ काम किया है, किशोर दा के साथ काम किया है, आशा जी के साथ काम किया है, और वहां से रहते रहते फिर यहाँ वहां उस जमाने के बॉबी सिंगर, शैलेंद्र सिंह साहब से लेकर सोनू निगम साहब, और फिर अरिजीत के साथ भी मैंने काम किया है। मैं इतना बताना चाहता हूँ, सभी सिंगर जिनके साथ मैंने काम किया है लाजवाब सिंगर्स रहे हैं। वो अभिजीत क्यों ना हो, कुमार शानू क्यों ना हो, विनोद राठौड़ जी क्यों ना हो, से लेकर आज अगर आप पापोन और मोनाली की बात कर रहे हैं, मेरा गाना जो मोहम्मद के धागे बहुत चला है, दम लगेगा आयशा का, सभी सिंगर्स ने मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत प्यार दिया है, और बहुत मेहनत की है मेरे साथ। मैं अगर अन्नू मलिक बना तो मैं बताना चाहता हूं, इसमें मेरे निर्माता, मेरे निर्देशक, मेरे सिंगर्स, मेरे लिरिक राइटर्स, मेरे म्यूजिशियंस, उन सबको आज मैं नमन करता हूं। कहीं ना कहीं कहते हैं म्यूजिक जो संगीत होती है, संगत का काम होता है।
ये सब लोग साथ में होते हैं, तब जाके काम होता है। अनु तो मुझे साहब, तो ये सब सिंगर्स को मैं नमन करता हूँ। अनु साहब, रफ़ी साहब की बात चली, मुझे आपका वो गाना याद आ रहा है, बहुत अर्ली एज में आपने बनाया था, मोहब्बत रंग लाती है जनाब आहिस्ता आहिस्ता। रफ़ी साहब अरे जैसे तो लीजेंड। आपका कमाल है, आपकी स्टडी कमाल है डीजे साहब। आप रियली बहुत ही सर इंटरेस्टिंग और बहुत ही पूरा मेहनती देश इंसान है। उसको याद रखे हुए है, मैं इकलौता नहीं हूं, पूरा देश ने याद रखा हुआ है। मेरा सवाल ये था अनु साहब, एक 16-17 साल के लड़के का एक्साइटमेंट क्या होगा वो उसका अंदाजा मैं लगा सकता हूं। रफी साहब का क्या रिएक्शन था इस गाने को गाने के बाद? इससे बहुत सी कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन एक बताना चाहता हूँ। रफी साहब ने मुझे, मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, कल आ जाना। तो सपोज अगर सोमवार का दिन था, हम मिलने गए, तो उन्होंने मुझे 9 बजे घर पर बुलाया था। मैं एक्साइटमेंट में 6:30 बजे पहुंच गया। लेकिन रफी साहब की महानता देखिए, ग्रेटनेस देखिए, उन्होंने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, अंदर बुलाया। वो लॉन्ज में बैठे हुए थे, फिर अपने म्यूजिक रूम में लेके गए, वहां बिठाया, और मैंने जब गाना गाया तो एक किस्सा सुनाता हूँ। गाना जब मैं गा रहा था तो गाना के बोल है, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रंग लाती है शराब आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि रवि साहब के सामने बैठा हूं, और मैं बड़ा मूड में गाना गा रहा था। तो उन्होंने एक बात सिखाई जो मैंने अपने दिल में रख ली, कि जो बोल होते हैं वो किस तरह बोले जाते हैं। तो मैं गा रहा था, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता। मैं ऐसे गा रहा था, आहिस्ता। तो रफी साहब ने कहा, बेटा ये गाना बहुत तर्ज बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन आहिस्ता लफ्ज है और आप उसको जोर से बोल रहे हो, उसको भी आहिस्ता बोले। तो रफी साहब ने फिर वो गाया, "हम्म, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, के जैसे रंग लाती है शराब आहिस्ता आहिस्ता।" ये गाना बहुत क्या लोकप्रिय है बात और है, मैंने बहुत कुछ सीखा रफी साहब से। क्या बात है अनु साहब। अच्छा, वो दौर था एलपी का, लक्ष्मी प्यारे का, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई का दौर था, पंचम दा थे, आपने बताया बड़ा कंपटीशन रहा होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कंपटीशन से आप कभी डरे नहीं? नदीम श्रवण और जतिन ललित से भी आपका कंपटीशन मीडिया ने बनाया, फैंस ने बनाया। आज के दौर में भी प्रीतम और साजिद वाजिद और इन सब के साथ आप कंपोज कर रहे हैं। कभी ना कभी ऐसा पल आया कि आपको अंदर से लगा हो यार, बड़ा डर ना कहें, थोड़ा सा नर्वसनेस, या कभी ऐसा कुछ हुआ क्या, और हुआ तो आपने ओवरकम कैसे किया इसको? देखिए, मैंने जिंदगी में इतनी तकलीफें देखी हैं, हम ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने तो बहुत ही उतार चढ़ाव देखे, मैंने बहुत हाइज देखे और उससे ज्यादा लोज भी देखे हैं। लेकिन इसमें मेरे पत्नी का बड़ा साथ रहा है। उन्होंने मुझे बहुत बहुत ताकत दी है, और उसके बाद मेरी दोनों बेटियों ने। मैं बताना चाहता हूँ, जब जिंदगी में तकलीफ आती है तो कुछ सिखा के जाती है। और मैंने अब एक चीज में मैं समझता हूँ कि भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का, कि मैंने किसी को नफरत नहीं की। मैंने मतलब मेरे अंदर गुस्सा नहीं आता। मैं समझता हूँ सच्चा आर्टिस्ट वो होता है जो कोई आपको प्यार करे तो वो भी अच्छी बात है, कोई आपसे नफरत करे तो उसको भी नमन करो। और शायद यही मेरे संगीत में जाहिर होता है। मैं समझता हूँ जब गाने बनाए जाते हैं, तकलीफ जब आती है, तो उससे लड़ने का तरीका यही है कि आप और अच्छा काम करें। सलीम अंकल, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, सलीम अंकल कौन, यानी कि सलमान खान साहब के जो पिताजी हैं, वो कहते हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, बचपन से लेकर आज तक सीखा हूँ सलीम साहब से। उनकी एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं उनको बहुत मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि देखिए, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। जिंदगी में तकलीफ जब आती है, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता सिवाय आपका काम। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ये आपका काम ही है जो आपको यहां तक लाया है, और ये काम ही है जो आपका आगे लेके जाएगा। ये बात मैंने दिल में रख ली। और आज अगर मुझे कुछ काम फिर से मिला है या मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैंने तकलीफ सही है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि वो अच्छा काम कर रहा है, कि वो अच्छा, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर संगीतकार, जब हम स्ट्रगल करते थे तो वहां भी लोग बहुत अच्छा काम करते थे। आज भी जो संगीतकार हैं जितने भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि जितने यंग कंपोजर्स हैं, मैं जब गाना बनाऊं तो मुझे वो बोले कि बहुत अच्छा गाना है। उनकी अप्रिसिएशन से मुझे ताकत मिलती है। हाल ही में जब मैंने गाना बनाया था मोह मोह के धागे, तो मुझे अच्छी तरह याद है, दो संगीतकार खास करके
उन्होंने मुझे फोन किया और खुलेआम तारीफ की। और ये आज के यंग कंपोजर्स हैं। वन इज अमित त्रिवेदी जी, जो बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अन्नू सर, मोमो के धागे सुनकर मुझे आपसे इतनी बात कहनी है कि आप ऐसे गाने और बनाएं। और दूसरे विशाल शेखर साहब दोनों, उन्होंने कहा साहब आपका सुई धागा का हमने गाना सुना, तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। बोला ये तर्ज है हमारे दिल में घाव कर गई, इतना अच्छा लगा। तो मैं समझता हूं कि ये कॉम्प्लीमेंट एक पुरस्कार है। जो इतने अच्छे साजिंदे हैं, कंपोजर्स हैं ये, जी। अगर आपकी तारीफ करते जो हमसे इतने यंग हैं, तो वो बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। खैर ये तो खूबी है मैं जो आपसे अनु साहब पूरी जनरेशन को सीखनी चाहिए। वेलकम बैक। अनु मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ में हैं। अनु साहब, बातें मुझे कई करनी थी, लेकिन इस वक्त फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हमारी टीम को इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, संभालना मुश्किल हो रहा है। 112 रिक्वेस्ट एक गाने की आ रही है आपसे, और वो रिक्वेस्ट है एक गरम चाय की प्याली हो। अब उन 112 फैंस के लिए इसको आप सुनाएं और फिर हम आगे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। तो मेरे फैंस के लिए मैं शुरू करता हूं। ये गाना 23 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था फिल्म जुड़वा के लिए, जो डेविड धवन साहब ने बनाई थी और साजिद नडियाडवाला साहब की पिक्चर थी। सलमान खान ने बखूबी निभाया था। उसके बाद फिर ये पिक्चर बनी जुड़वा, जिसमें वरुण धवन पर पिक्चराइज हुआ। फिर मैंने गाना गाया, तो लीजिए। वो गाना तो ऊंची है बिल्डिंग, लेकिन ये गरम चाय की प्याली वॉज पिक्चराइज्ड बाय सलमान खान। माफी चाहता हूँ, वही गाना। अच्छा, आपको एक गरम चाय की प्याली सुनना है? वैसे आप दोनों ठीक सुना है, दें, हम तो दोनों फरमाइशें दोनों की आ रही हैं। मैं डन सर, डन सर। तो पहले सुनाता हूँ गरम चाय की प्याली, जो सलमान खान साहब ने बहुत अच्छा निभाया। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो। अरे मिल जाए तो मिट जाए हर गम। तररम पम पम, तररम पम पम, तररम पम पम। जिम पग पम, रम पम पम। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। बहुत खूब, क्या बात आई है। होप यू एंजॉयड। मेरा सर, पूरे लाखों दर्शक इस वक्त आपको जो देख रहे हैं, सब इस वक्त फरमाइशों का इतना सिलसिला निकला है, लेकिन एक दो बातें भी आगे हो जाएं सर। आपने काम का जी जिक्र किया कि हर किसी को अपने काम खुद करने पड़ते हैं, और एक काम है हम जी सब सुबह सुबह जरूर करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, और हम सबको बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन कहा जाता है कि 1984 में आप जब एक बार टॉयलेट गए थे, तो आपकी लाइफ की फर्स्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म सोनी महिवाल आपको टॉयलेट में मिल गई। देखिए, अब ये बात जो मैं बताना चाहता हूं कि उमेश मेहरा साहब जिन्होंने बनाई थी ये फिल्म सोनी महिवाल, उनके ब्रदर राजीव मेहरा साहब के साथ मैंने एक फिल्म की थी एक जाने हम, जिसमें ऋषि कपूर साहब, मरहूम ऋषि कपूर साहब के भाई राजीव कपूर जी हीरो थे। गाने बहुत चले थे। उसके बाद मुझे पता लगा कि उमेश जी पिक्चर बना रहे हैं सोनी महिवाल, और म्यूजिक डायरेक्टर शायद हमारे गुरुजी होंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। तो मैंने सोचा चलो मैं मिल लेता हूं। मैं समझता हूं ये फिल्म मैं भी कर सकता हूं। एलपी जो महान महान संगीतकार हैं, जिनको मैं नमन करता हूं, आज भी उनके काम को प्रणाम करता हूं। उमेश मेहरा साहब मिलते नहीं थे, वो बहुत बिजी रहते थे। एक दिन मुझे पता लगा महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं वहां चला गया। मेरे दिमाग में एक मुखड़ा आया था, मैं चाहता था सुनाऊं, लेकिन वो टाइम देते नहीं थे। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था और अचानक देखा कि वो बाहर आए, रिकॉर्डिंग चल रही थी, और वो वॉशरूम की तरफ गए। वहां वॉशरूम के अंदर जैसे गए अंदर, तो मैं भी अंदर चला गया। तो उन्होंने मुझे हेलो बोला, क्योंकि वो जानते थे कि मैं उनकी भाई की पिक्चर कर चुका और मेरे संगीत को बहुत प्यार करते थे। मैंने कहा उमेश जी, एक मुखड़ा है। वो हैरान हो, बोला तू यहां सुनाएगा मुझे? मैं बोला आप मिलते मिलते नहीं है। तो दिमाग में मैंने वहीं से मैंने फटाफट एक गाना सुना दिया। वो मुखड़ा ये था, सोनी मेरी सोनी सोनी, और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूं। अब उनको इस सोनी मेरी सोनी ये इतना अच्छा लगा, वो बाहर आए। मुझे बोला तू बाहर चले जा। अब बाहर आए वो,
और मुझे बोलते हैं फिर से सुना। मैं बोला कौन सा? जो तूने लाइन शुरू की थी। तो मैंने वहां शुरू कर दिया। फिर वहीं वॉशरूम के थोड़े बगल में बहुत लोग खड़े थे, लेकिन मुझे काम की जरूरत थी। मैं काम को भगवान मानता हूं, मैं काम के लिए कुछ भी करता हूं, मैं पाँव पड़ता हूं। मैं समझता हूं कि हम किसी से जब काम मांगते हैं तो काम ही मांग रहे हैं, किसी की जान तो नहीं मांग रहे। मेहनत की रोटी खाते हैं हम। तो मैंने कहा कि ये मुखड़ा सुन लीजिए। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ। तो आनंद बख्शी साहब ने फिर उसको लिखा था, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। अरे ओए 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 ओए। अब ये गाना सुनकर इतने खुश हुए थे, मेरा हाथ पकड़ा और वहां एक बड़ी फेमस ईटरी थी बैंड्रा में, मैकडोनल्ड्स। वहां उन्होंने मुझे एक सैंडविच दिया। मैं बोला अच्छी बात है भैया, दोपहर का वक्त है, आपने सैंडविच दिया। बोला नहीं, ये सैंडविच सिर्फ मामूली सैंडविच नहीं है, ये तेरा साइनिंग अमाउंट है, तू कर रहा है सोनी मेवाल। मैं हैरान हो गया। उस सैंडविच पर मैंने फिल्म साइन की। क्या बात है, सैंडविच साइनिंग अमाउंट में, क्या बात है। अच्छा सर, सोनी वो महिवाल जमाने, दिग्विजय साहब, वो जमाने और थे, वो लोग और थे। जी और वो मोहब्बत, में उसके बारे में क्या बताऊं, काम का जज्बा उसके बारे में क्या बताऊं, दीवानगी थी काम में। जी बिल्कुल। और अब फरमाइशों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ ले रहा हूं। और मैंने नोटिस किया जी था जी। सर उस दौर में, क्योंकि मैं बहुत ह्यूज फैन रहा आपका हमेशा से। आपके गानों में एक ट्रेंड होता था, कई सुपरहिट गानों में बोल शुरू होने के पहले करीब 40-50 सेकंड का एक म्यूजिक होता था, कई म्यूजिक डायरेक्टर देते थे। लेकिन आपके गानों में जो खासियत होती थी, आप एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट उठाते थे, चाहे वो तबला आपने जैसे ताल में लिया, या बाजीगर का वो वायलिन है, या फिर पियानो अकेले हम अकेले तुम में। तो इसकी कोई ताल खास वजह थी? ताल 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 मेरा म्यूजिक नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं मे, बाजीगर मे, और मेरा गाना था, जी मेरा गाना था ताल, वो लफ्ज पर, वो फिल्म रिफ्यूजी का, ताल पे जी, जब ये जिंदगानी उसमें चली, आपने तबले का इस्तेमाल किया था काफी। झूमती गाती मैं दीवानी चली। तो आपका सवाल ये है कि मैं एक सर्टेन इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं जी अपने गानों में। तो ऐसा है सर कि मैं, डीजे साहब, मैं मुझे बड़ा शौक है एक थीम म्यूजिक बनाने का। मुझे गिटार से बहुत प्यार है, पियानो से बहुत प्यार है, तबला से भी बहुत प्यार है, हर साज से प्यार है। लेकिन आपने मेरा गाना सुना होगा, हाय मेरा दिल, जो फिल्म थी जोश, जी जिसके डायरेक्टर थे मंसूर खान साहब और हीरो थे आमिर खान। आपको याद होगा उसमें शाहरुख खान थे, मुझे लगता है शाहरुख खान साहब और ऐश्वर्या जी थी। जी और चंद्रचूड़ जी पर पिक्चराइज हुआ था, ऐश्वर्या जी और चंद्रचूड़ जी पर गाना मेरा पिक्चराइज हुआ था। तो उसमें मैंने पूरा गिटार पर ही गाना बेस किया था। वो गाना सुनाता हूं मैं आपको। टंग डडडडंग, तरारी रा रा रा, तरारी रा 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 रा, तारा रा रा रा। अभी गिटार बज रहा है और यहाँ वॉइस आती है, हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा कातिल। फिर वो गिटार टंग डडडडंग। तो अगर मुझे लगता था कि हाँ, तबला बहुत, एक वेस्टर्न गाने में तबला बहुत अच्छा लगेगा, तो काली काली आंखें में पूरा गाना प्रोग्राम था। फर्स्ट टाइम एक डिजिटाइज गाना हमने किया था, लेकिन उसमें जब तबला आता है तो वार्म आती है। तो मैं आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। अच्छा सर, आपने बाजीगर और काली काली आंखों का जिक्र कर ही दिया, तो एक बात और इससे इस गाने में मुझे याद आ रहा है। एक तरह से कहा जाए, आजकल जो रैप यूज करते हैं गानों में, टेक्निकली उसकी शुरुआत तो उसी गाने से हो गई थी। वो जो बोलते हैं ना, मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, दुनिया जले तो जले, वो जी, किसका आइडिया था? वो मेरा ही आइडिया था। मैं गाना जब चल रहा था तो मुझे अचानक सेट पर ये दिमाग में झटका आया। मैं बोला, हमारे प्रोड्यूसर रतन जी को मैंने बोला, अब्बास मस्तान जो डायरेक्टर थे सब सामने बैठे थे। मैंने कहा कि जब ये म्यूजिक पीस जा रहा है, 16 बार का खाली, 8 बार का खाली बार जा रहा है, मुझे लगता है बहुत खराब लगता है कि यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ खाली एक तबला का फील आ रहा है या फिर कॉर्ड्स आ रहे हैं, तो कैसे भरा जाए। तो मैंने कहा कि मेरे दिमाग में एक लाइन आती है, मैं डाल दूं क्या? बोला क्या है? मैं मिला तू मिली। तो उन्होंने बोला ट्राई करो। मैं माइक पर गया और मैंने ही गा दिया, मैं मिला तू मिली, मैं मिला तू मिली, मैं मिला दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे, वे ये काली काली आंखें। तो ये गाना इतना सुपर हिट हुआ और आज भी हर शो में बजता है।
और मैं जब शो करता हूँ तो मुझे ये गाना गाना पड़ता है। उसमें ये मैं मिला बहुत अजीब और अच्छा लगा क्योंकि पहले सुना नहीं था किसी ने। तो ये स्टाइल आजकल तो बहुत रैप्स होते हैं लेकिन एक ट्रेंड सेटिंग चीज़ थी। ये सरस्वती माँ जी की कृपा है जो मेरे दिमाग में आइडिया है। अच्छा, आजकल एक बात बहुत कॉमन है लेकिन उस दौर में इसके लिए एक हिम्मत चाहिए होगी, मैं जितना समझ सकता हूं। अंग्रेजी के वर्ड्स को हिंदी गानों के साथ जोड़ के गाने का, चाहे वो व्हाई डिड यू ब्रेक माय हार्ट आपने लिखा हो या फिर और भी कई गाने थे। सर का एक गाना मुझे याद आ रहा है, एक वर्ड आपने यूज किया था, सर सर ओ सर वी लव यू। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, माई अडोरेबल डार्लिंग, मैं नारी तू की लाड़ी का। तो ये उस समय इतना हिम्मत कहां से जुड़ा लेते थे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का? नहीं, मैं हिम्मत नहीं, मैं तो चाहता था कि मैं अपनी छाप छोड़ूँ और मैं यही चाहता था कि मैं एक ट्रेंड सेट करूँ। 90s का जो दौर जो 90s के म्यूज़िक को बहुत सुपर हिट दौर माना जाता है संगीत का। एक कहते हैं कि रेनेसांस कहा जाता है। मैं ही क्या जितने भी उस दौर के कंपोज़र्स थे, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और अपना ट्रेंड सेट कर रहे थे। लेकिन मैं चाहता था कि अन्नू मलिक का गाना अन्नू मलिक का गाना लगे। तो जब मैं कोई गाना बनाता था उसके अंदर मैं चाहता था कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट आ जाए जो अलग लगे, ऐसा कोई वर्ड आ जाए जो अलग लगे। तो जब ये गाना हमने बनाया, जैसे आपने सर का नाम लिया, तो मुझे राहत साहब का मुखड़ा बहुत पसंद आया कि आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया। अ, खुद भी तुम भी पागल हो गए, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। तो यहाँ मुखड़ा जब खत्म होता था, मुझे लगता कुछ कमी तो है और मुकेश भट्ट साहब को मैं सुनाता था और महेश जी को सुनाता था। तो वो भी कहते थे कुछ कमी तो है। एक दिन मुकेश जी ने बोला देखो गाना तो पसंद है, लेकिन गाना कंप्लीट नहीं है। तो हम बैंड्रा साइड में जा रहे थे, वहाँ एक बहुत फेमस चर्च है, सेंट एंड्रूज चर्च। वहाँ तक गाड़ी पहुँची थी और अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं गा रहा था, आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। और मैं गाया स स ओ स वी लव यू। तो मुकेश जी मेरे गले मिल गए। आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, अभी गले कोई नहीं मिलतेगा, मगर उस वक्त गले मिल गए तो बोला यार गाना बन गया। तो मैं कोई नई चीज जब लाता था या फिर माय एडोरेबल डार्लिंग आई थिंक ऑफ यू एवरी नाइट एवरी मॉर्निंग, तो ये लाइन बहुत पसंद आती थी सबको कि नॉर्मल लिरिक्स से हटकर है। और मैं कोई भी चीज हटकर करता था वो हिम्मत तो करनी पड़ती थी। कभी कभी तो हमारे प्रोड्यूसर रिजेक्ट भी कर देते थे, तो मैं लड़ता था, मैंने नहीं ये चलेगा चलेगा। और आज एक ट्रेंड बन चुका है। अच्छा सर, एक दौर आया साहब आपके करियर में जब सब कुछ थोड़ा ठीक ठाक चलते चलते अचानक से ठीक ठाक नहीं सा रहा, और फिर फिल्म आई, फिर तेरी कहानी याद आई। इससे जुड़े हुए कुछ किस्से हैं आपको? मतलब ये आपको मैं कहूं कि अगर ये एक तरह से दूसरा आपकी स्टार्टिंग रही तो मैं कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लेट 80s में मैंने काम शुरू किया था, 87, 88, और 1 डेढ़ साल तो बहुत अच्छा गया था। मगर अचानक जो काम था चला गया, नए-नए संगीतकार आने लग गए और मैं समझता हूँ कि मेरी जो एक एंट्री हुई इंडस्ट्री में, वो महेश भट्ट साहब का बहुत इसमें श्रेय है। मैं महेश भट्ट साहब को बहुत मानता हूँ और उनके भाई मुकेश जी को बहुत मानता हूँ। एक दिन वहाँ गया उनको मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा देखो मैं एक टेलीविज़न फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ और तुम्हारे पास ज़्यादा काम नहीं है। बिल्कुल काम नहीं है। उसपे काम करोगे? मैं बिल्कुल करूँगा। उस वक़्त मेरे पास राइटर्स नहीं थे, कोई नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि देखो एक राइटर आए हुए हैं, वो उनका नाम है कदीर शिफाई साहब, आप उनसे मिल लो। मैं उनसे मिला, तो शाम को फिर दोपहर की बात थी तो शाम को आ गए, महेश जी भी आ गए और बोला चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं तो कुछ बनाओ। तो कदीर साहब ने कुछ मुखड़े मुझे दिए, सामने महेश जी बैठे थे और उसमें एक मुखड़ा मुझे बहुत पसंद आया पहले, तेरे दर पे सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। तो मैंने अपना बाजा पकड़ा और मैंने कुछ ट्यून सुनाई उनको, उसी वक़्त बना दिया, मुझे मुखड़ा इतना पसंद आया। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए। कतील साहब की आंखों में आंसू आ गए और महेश भट्ट तो उछल पड़े, बोला यार ये गाना कमाल है। और आप मानोगे नहीं, हमने एक ही सिटिंग में उन्होंने 7 मुखड़े हमें दिए
कदीर साहब ने, और मैंने उसी दिन ये गाने बनाए। दूसरा गाना जो गाना बना था, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपने हुस्न की ज़या से पूछ लो, चांदनी पड़ी हुई है मांद क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। सभी गाने रिकॉर्ड हुए और रेस्ट इज हिस्ट्री। ये जी पर बहुत ये प्रचार होते थे गाने, और लोगों ने पूछना शुरू किया ये कौन है जिसने गाने बनाए। और फिर महेश भट्ट साहब के साथ मेरा दौर शुरू हुआ, और फिर सर, चाहत, नाराज, नाजायज, उसके बाद ही मुझे रतन जैन साहब ने और अब्बास मस्तान साहब ने बाजीगर दे दी थी। तो 90s में फिर ये दौर शुरू हुआ। अनु साहब, आपके फैंस ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने सवालों से हटूं। एक गाने की लगातार फरमाइश आ रही है, पंछी नदियां पवन के झोंके, फिल्म रिफ्यूजी। बिल्कुल दिग्विजय जी, ये गाना भी बहुत ही कमाल जेपी दत्ता साहब ने इंस्पायर किया। दत्ता साहब की फिल्म मैंने की है बॉर्डर। रेफ्यूजी के बारे में बताना चाहता हूं कि रेफ्यूजी वो फिल्म है जिससे मुझे मेरा पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 3 फिल्म फेयर अवार्ड तो मुझे मिले हैं, बाजीगर, मैं हूं ना और फिजा के लिए। लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार जो मुझे मिला वो फिल्म रेफ्यूजी के लिए। और ये गाना सुनाता हूं जो बहुत ही कमाल लिखा जावेद अख्तर साहब ने, और क्या गाया है हमारे सिंगर्स ने, सोनू जी ने। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान हो के, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या क्या पाया इंसान हो के, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। और आजकल तो लॉकडाउन की वजह से देखो पंछी, उनको कोई रोक नहीं सकता, हम हैं जो अंदर हैं, और पंछी तो आराम से उड़ रहे हैं आसमानों कहीं में। भी आ जा रहे हैं। जो यकीनन आपके फैंस की फरमाइश पूरी हो गई हो, जो काफी देर से ये फरमाइश भेज रहे थे। आपने बात कर दी बॉर्डर की, जेपी दत्ता साहब की बात हो गई, जावेद अख्तर साहब की बात हो गई, तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। कई बार उस दौर में हम सुनते थे ऐसा कि जो गाना है संदेशे आते हैं, इस फिल्म में बहुत हिट हुआ, आज तक यादगार है। इसको लेकर कुछ 2 महीने का चैलेंज आपकी तरफ उछाला गया था, क्या था वो चैलेंज? देखिए, जावेद साहब और जेपी साहब पहले मिल चुके थे, और मुझे लगता है जेपी दत्ता साहब ने जावेद साहब से गाना लिखवा लिया, और दत्ता साहब ने गाना लिखा, और एक दिन कहा कि जेपी साहब ने कहा, अनु जी मैं और जावेद साहब घर पर आपके आना चाहते हैं म्यूजिक रूम में, आप टाइम दीजिए। मैंने 5:30 का टाइम दिया, शाम को आए, बैठे बैठे और जावेद साहब ने बोला चलो ये गाना लिखो, और मैं लिखता हूँ। किताब खोली है, मैंने गाना लिखना शुरू किया। अब गाना ऐसा था कि ये प्रोज ज्यादा लग रहा था, क्योंकि बोल ऐसे थे, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को प्रणाम दे, वहां बैठ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, उसके पैरों को छू छू के प्रणाम दे, मैं वापस आऊंगा। तो मैंने बोला यार, मैं लिखते जा रहा था, मैं सोच रहा था ये बहुत मतलब बोल पे बोल आ रहे हैं, और पेज पे पेज में लिखता जा रहा था, तो बहुत ही बड़ा गाना है, लंबा गाना है। तो अचानक जावेद साहब ने जेपी साहब से कहा, देखो जिस तरीके से ये गाना है, ये तो कम से कम 1.5-2 महीने लग जाएंगे अन्नू मलिक को बनाते बनाते। अच्छा, वो जब बातें कर रहे थे, तो जो मैंने वो लाइन लिखी है, गुजरने वाली हवा बता,
तो एक्चुअली मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ए गुजर मैं ऐसे ही गाने लग गया, ए गुजरने वाली हवा बता, मैं ऐसे ही गा रहा हूँ लिखते लिखते, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा। मैं पता क्यों गा रहा था, क्योंकि मुझे जेपी साहब ने सिचुएशन बोली थी। और मैं पहले सबसे बताना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान का दीवाना हूँ, मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं इतने महान और पावन देश में पैदा हुआ हूँ, हिंदुस्तान। और अपने जवानों को बहुत प्यार करता हूँ, वो एयरफोर्स के हो, नेवी हो, हमारी पुलिस हो, आर्मी हो। तो जब जेपी साहब ने सिचुएशन बताई कि ये कितना इंपॉर्टेंट है गाना, कि जो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं वो अपने माँ को याद कर रहा है, कोई अपने पत्नी को याद कर रहा है, कोई अपने बच्चे को याद कर रहा है, उनकी चिट्ठी का इंतजार कर रहा है। तो वो सब इमोशंस मेरे अंदर आ चुके थे और ये तर्ज आती जा रही थी, ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहां रहती है मेरी बूढ़ी माँ, उसके पैरों को छू के प्रणाम दे। मैंने ये गाया कि अचानक जावेद साहब उठे, ये क्या गा रहे थे। और उससे पहले मैंने ये तर्ज पहले जावेद साहब के साथ कहीं मैंने बनाई होगी, वो टन टन टन, तो जावेद साहब बोलने लगे, यार तूने पहले भी कुछ चीज बनाई थी, तो उसको देख कैसे लगता है। वो एक ट्यून थी तेरे, मैं बोला कौन सी ट्यून, हम लोग किसी प्रोड्यूसर के पास बैठे थे, तो मुझे समझ आ गया कुछ वो चाह रहे हैं कि पुरानी कोई ट्यून मैंने बनाई थी वो मिलाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने अचानक वो गाना शुरू कर दिया, ऐसे गा रहा था। तो मैंने जब बोल देखे संदेश से आते, तो मैंने बोला कि ये बोलो को मैं इस ट्यून पर डाल के देखता हूँ। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। और जैसे मैंने गाया, दोनों उछले, जेपी साहब और जावेद साहब, और गले मिल गए। उन्होंने कहा तो ये गाना 7.5 मिनट में बनाया, जो 11.5 मिनट का गाना है। तो ये सच है, 2 महीने ये का गाना फिर उसके चैलेंज और बाद 7.5 मिनट के कैसेट, अंदर आपने निपटा दिया। बिल्कुल। और उन्होंने कैसेट ली और कुछ मेरा ऑटोग्राफ लिया जावेद साहब ने, और उन्होंने बोला ये मैं जिंदगी में रखूंगा, कि ये याद रहेगा कि ये जो गाना है, ये इतना बड़ा गाना तुमने 7.5 मिनट में बना दिया। तो यहां भी सरस्वती माँ की कृपा है। और अनु साहब, ये बॉर्डर का कैसेट जो उसमें ऑडियो कैसेट जो चला करते थे, ये पहला कैसेट था जो मेरे पिताजी ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। तो ये फिल्म, ये गाना मेरे लिए भी एक यादगार है जो आज तक सुरक्षित है मेरे पास। पापा ने कहा था सुनना, बड़ा अच्छा है। फरमाइशें आ रही हैं बहुत सारी, 2 गानों की ज्यादा फरमाइशें। अब सबसे ज्यादा नहीं, ऊंची है बिल्डिंग, ओहो, ऊंची है बिल्डिंग की फरमाइश आ रही है, ए मेरे हमसफर की फरमाइश आ रही है, और मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन की आ रही है। सर, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे पहले आप सुना दीजिए। अपने देश का नाम जब लेते हो तो उसके सामने मुझे कोई गाना याद नहीं आता, सिवाय मेरे देश का गाना याद आता है। तो मैं गाता हूं अपने देश के लिए, अपने प्यारे भारत के लिए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। क्या बात है। अच्छा सर, आप बार बार मोह मोह के धागे का आपने जिक्र किया। उस दौर में हमने सुना था कि ये जब गाना आपने कंपोज किया था और फिल्म की जो पीआर टीम थी उसको कुछ खास पसंद नहीं आया था ये गाना, लेकिन आपको, मोनाली नहीं को, ऐसे पूरी टीम को नहीं नहीं कॉन्फिडेंस था। नहीं ये बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं दम लगा के हैशा का क्रेडिट हमारे वायरफ में आदित्य चोपड़ा साहब को देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे याद किया इस फिल्म के लिए। उनकी वजह से मुझे फिल्म मिली। शरद कटारिया साहब और मनीष शर्मा जी प्रोड्यूसर, और शरद जी उसके डायरेक्टर। ये गाना मैंने जब बनाया था तो
शाम का वक्त था, मुझे आदि जी ने बोला तो कोई ऐसा काम कर दो, बना लो जिससे हमारे डायरेक्टर आपके खुश हो जाएं। और वरुण ग्रोवर साहब, उन्होंने कमाल गाना लिखा, उनके बोलों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और ये मैं गाना अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। ये गाना गाया तो उसी वक्त पसंद आया था, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। हम्म, हम्म, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, ऐ रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये फिर मैंने पापन से गवाया, जो गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले इस गाने को। जी, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी फरमाइशें हैं, लेकिन वक्त की मजबूरी है, वाइंड अप करना है। लेकिन चलते चलते एक गाना जिसकी बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं, अगर मैंने नहीं सुनाया तो आपके फैंस नाराज हो जाएंगे। जल्दी से सर, वो गाना ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, और उसके बाद फिर हम। बिल्कुल दिग्विजय जी, आपने मुझे इतना याद किया, प्यार दिया, इज्जत दी, और मेरे फैंस को मैं बहुत प्यार करता हूं, तो उनके लिए मैं गाऊंगा। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, और दिल रजामंद है। ए ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, और दिल रजामंद है। तो आजा आजा आजा, बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा। अब तो आजा 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 आजा, बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, दूल्हे राजा। अब तो आजा, कैसे ऊंची है बिल्डिंग और लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। सिर्फ बिल्डिंग ही बंद नहीं है, लॉकडाउन की वजह से आना जाना भी बंद है, परिवहन की व्यवस्था भी बंद है। और जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा हम आपके पास आएंगे, क्योंकि जब अनु साहब से बात हो तो बहुत कुछ बाकी रह जाता है, अधूरा रह जाता है। फिलहाल मजबूरी है वक्त की, शो यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ।